नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लासेस में हमने मौर्य साम्राज्य देखा, मौर्य साम्राज्य के उद्भव के कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, क्या मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत था या नहीं था, उसमें हमने इतिहासकारों के अलग-अलग मतों को देखा। हमने मौर्य साम्राज्य में कई और महत्वपूर्ण शासकों को देखा, उन शासकों की भूमिकाओं को देखा। धर्म का मौर्य समाज पर क्या प्रभाव था, मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म पे क्या प्रभाव था, हमने इस तरीके की कई चर्चाओं को हमने पिछली क्लासेस में देखा। आज से हमें मौर्योत्तर काल शुरू करना है, पोस्ट मौर्य पीरियड शुरू करना है। इसमें हमें मौर्योत्तर काल की राजनीतिक विशेषताएं, मौर्योत्तर काल की सामाजिक विशेषताएं, उस समय का धर्म, सिक्के और प्रभाव हमें देखने हैं। कई सारे विदेशी आएंगे जो यहाँ पर शासन करेंगे, कई सारे देसी यानी भारतीय राजवंश है जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं। और इसी समय में हमें संगम युग देखने को मिलता है, संगम साहित्यों का विकास हमें देखने को मिलता है। और संगम साहित्य से ही हमें सुदूर दक्षिण के कई साम्राज्यों के बारे में, कई राज्यों के बारे में, वो राज्य हैं भी या वो राज्य नहीं है, इतिहासकार अपने कैसे कैसे मत देते हैं, हमें उन सब चीजों को देखना है। मौर्योत्तर काल बहुत एक बड़ा काल है, 500 सालों का ये काल है। 200 बीसी से 300 एडी तक का ये काल है और 500 सालों का काल ये समेटे हुए है। इसी को इतिहासकार गोल्डन एज भी बोलते हैं। और गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, और कई बार यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है और आगे भी संभावनाएं ऐसी हैं कि वो इससे जोड़कर सवाल पूछ ले कि क्या मौर्योत्तर काल गोल्डन एज था, गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण युग था, और अगर था तो किस दृष्टि से था, क्या आर्थिक दृष्टि से था, सामाजिक दृष्टि से था, या फिर राजनीतिक दृष्टि से था। या फिर एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या मौर्योत्तर काल को अंधकार युग कहना सही है या नहीं है। अब अंधकार युग कौन कौन इतिहासकार कह रहे हैं, स्मिथ अगर कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, उसके हम पक्षों को देखेंगे। और अगर इसको स्वर्ण युग कहा जा रहा है तो स्वर्ण युग क्यों कहा जा रहा है, हम इनके इस पक्षों को देखेंगे। तो इस मौर्योत्तर काल में हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। मौर्योत्तर काल एक अच्छा और बड़ा टॉपिक है। 8 से 9 क्लासेस या हो सकता है ज्यादा क्लासेस इसमें लगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हम शॉर्ट क्लासेस लेंगे, 30 मिनट या 40 मिनट की क्लासेस हम लोग लेंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा संक्षेप में और अच्छे से ये क्लासेस या मौर्योत्तर काल समझ आए। तो अब लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मौर्योत्तर काल जो है ये मौर्य काल के बाद, मौर्य शासन के बाद तुरंत आने वाला काल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी काल एकदम से शुरू नहीं हो जाता, ये इतिहासकार बांटते हैं। हिस्टोरियंस इन पीरियड्स को डिवाइड करते हैं, और इनको डिवाइड करने का जो इनका रीजन है या लॉजिक है वो ये है ताकि स्टूडेंट्स या लोगों को ये इतिहास अच्छे से समझ आए। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल तुरंत आ गया, ऐसा नहीं था कि एक डेट थी, उस डेट को आप सोए और मौर्य शासक सोए और अगले दिन जब मौर्य शासक उठे तो उन्हें पता लगा ये तो मौर्योत्तर काल शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, कुछ विशेषताएं दिखनी शुरू हो जाती हैं, उन विशेषता कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के दिखने का जब समय होता है, वो फीचर्स जब दिखने लग जाते हैं तो हम उस समय से मानना शुरू कर देते हैं कि ये मौर्योत्तर काल की विशेषता है, ये गुप्त काल की विशेषता है, ये गुप्तोत्तर काल की विशेषता है, ये मौर्य काल की विशेषता है, या ये वैदिकोत्तर काल की विशेषता है, ये वैदिक युग की विशेषता है। इस तरीके से तो मौर्योत्तर काल में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। मौर्योत्तर काल में आप सबसे पहले इसको ऐसे समझते रहिए कि मौर्योत्तर काल जो है ये 200 बीसी से 300 एडी का काल है। 200 बीसी से 300 एडी का काल। अब कुछ इतिहासकार इसको गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहते हैं। अब वो गोल्डन एज इसको अगर बोल रहे हैं तो उसके कारण क्या है वो हमें देखने हैं इसी चैप्टर में। अब आप इसको ऐसे समझिए, हम ऐसे पढ़ेंगे, हम पहले राजनीतिक पक्ष देखेंगे। राजनीतिक पक्ष में क्या क्या पक्ष हैं, राजनीतिक अगर उथल पुथल या राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक कोई नई चीज, नए फीचर्स, नई विशेषताएं दिख रही हैं हमें इस मुख्य काल में, वो क्या है। तो आप इसको ऐसे समझते रहिए कि मौर्योत्तर काल की जो इससे इससे पहले जब हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने सुदूर दक्षिण के बारे में देखा कि मौर्य मौर्य शासक जो थे वो सुदूर दक्षिण में कौन से मौर्य शासक ने अपना राज्य विस्तृत किया, इस तरीके से। लेकिन हमें साम्राज्य या राज्य वहां पर देखने को नहीं मिल रहे। हमें क्या देखने को मिल रहा था, हमने आपको बताया था आर्टविक जनजातियों के क्षेत्र जो सुदूर दक्षिणी क्षेत्र थे या सीमांती क्षेत्र थे, जिनको मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र
उसके बाद कोर रीजन और उसके बाद सीमांत क्षेत्र। तो सीमांत जो क्षेत्र थे वो इसीलिए थे क्योंकि वो या तो अस्थिरता के क्षेत्र थे, अशांत थे, या फिर वहां पर कुछ ऐसी जनजातियां रह रही थी जो जनजातियां थी, राज्य की उनमें विशेषताएं या नगर की विशेषताएं उनमें नहीं आई थी। लेकिन ये युग यानी मौर्योत्तर काल पहला ऐसा युग होगा, पहला ऐसा समय होगा जब हमें राज्य और साम्राज्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें राज्य और साम्राज्य, और वो राज्य और साम्राज्य कैसे आएंगे, हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि महापाषाणिक संस्कृतियां जो थी वो सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों की जो राज्य और साम्राज्य आएंगे उनका बेस थी, उनका बेस तैयार किया किसने, महापाषाणिक संस्कृतियों ने। तो मौर्योत्तर काल में हमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों देखना है, हमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों देखना है। और उत्तर और दक्षिण भारत में भी हमें जो देखना है, उत्तर भारत को हम लोग को मुख्यतः समझना है, हम दक्षिण भारत को बहुत अच्छे से विस्तार से समझेंगे और यहीं से हम लोग फिर दक्षिण भारत में होने वाली राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो विशेषताएं आएंगी, जो फीचर्स आएंगे, उनमें नई नई चीजें ऐड ऑन होती चली जाएंगी, हम वो देखना है। मुख्य आपको ये समझना है कि दक्षिण भारत में इस समय पे यानी 200 बीसी से 300 एडी वाले काल में चोल, चेर, पांड्य और कलिंग में एक उड़ीसा में एक चेदी वंश था, वो भी हमें देखना है। तो चोल, चेर, पांड्य, यानी चेर जो होगा आपका केरल वाले रीजन में, चोल और पांड्य दोनों तमिलनाडु में है, लेकिन चोल जो है, चोल उत्तरी तमिलनाडु में और पांड्य जो है दक्षिणी तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। और ये पांड्य राज वही है जहां पर संगम साहित्य का संकलन हो रहा है, वो हमें देखना है। बहुत विस्तार से हम लोग संगम साहित्य को अच्छे से समझेंगे, संगम साहित्य क्या है। और इस दक्षिणी भारत को समझने के, इस दक्षिणी भारत के राज्य, साम्राज्य, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषताओं को या बदलावों को समझने के लिए संगम साहित्य कितनी हद तक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और तमिल ब्राह्मी साहित्य भी कितने महत्वपूर्ण हो जाता है, हमें वो भी देखना है। तो मुख्यतः भी हमें उत्तर भारत को हम लोग समझते चलेंगे। तो उत्तर भारत में हमें ऐसे समझना है कि उत्तर भारत में इस समय कुछ विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी शासक हैं और कुछ भारतीय राजवंश भी हैं। हम इससे पहले वैदिकोत्तर काल 600 बीसी से 300 बीसी वाले समय में हम देख चुके हैं कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए। कौन विदेशी आक्रमणकारी आए? अगर आपको याद हो तो हमने देखा था ईरानी, यूनानी, हकमेनियन जो आक्रमण वहां पर हुआ, और मकदूनिया का आक्रमण हुआ, मैसेडोनिया, क्योंकि सिकंदर मैसेडोनिया प्रांत से आता था। तो वो हमने विदेशी आक्रमण देखे। उन्हीं विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव में भी कई और विदेशी आक्रमणकारी भी आएंगे। और ये मुख्यतः कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं? ये मुख्यतः आ रहे हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी हम बोल सकते हैं, और उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में। और ये जो भारतीय राजवंश है ये उस वाले क्षेत्र में है जहां पर हमने साम्राज्य की या राज्य की या महाजनपदों की सबसे मुख्य विशेषताओं को देखा था। हमने सबसे पहले जहां पर समझा था यहां पर साम्राज्य स्थापित होता। कौन सा क्षेत्र था? मगध। तो मगध में हमने सबसे पहले साम्राज्य उत्पन्न होता हुआ देखा, और मगध सारे महाजनपदों को हराकर एक साम्राज्य के रूप में उसका विस्तार हुआ। उसके बाद मौर्य साम्राज्य हमने अच्छे से पढ़ा। तो जो मगध वाला क्षेत्र है, गंगा घाटी वाला क्षेत्र है, गंगा वैली वाला जो रीजन है, वो जो उपजाऊ क्षेत्र है, वहां पर ही ये सारे भारतीय राजवंश हमें देखने को मिलेंगे, एक के बाद एक वहां हमें देखने को मिलेंगे। और गुप्त पीरियड में जब हम लोग पढ़ेंगे, गुप्त काल जो हम लोग पढ़ेंगे, तो गुप्त पीरियड में ये धीरे धीरे पतन और समाप्ति की ओर चले जाएंगे। यानी जब हम लोग 300 से 550 एडी वाला जो समय हम लोग पढ़ेंगे, तो गुप्त साम्राज्य में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये मगध वाला रीजन जो था, खासकर वो साम्राज्य वाला क्षेत्र था, धीरे धीरे साम्राज्य खत्म होते चले जाएंगे। और जो ये साम्राज्य बनते चले आ रहे हैं पीछे वाले समय से, पहले मगध, फिर मौर्य साम्राज्य, महाजनपद बने। उसके बाद हमने देखा कि अभी हम मौर्योत्तर काल में भी बहुत सारे साम्राज्यों को पढ़ने वाले हैं। आगे गुप्त काल में ये सब खत्म हो जाएगा और दोबारा से एक ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीणीकरण वहां पर हो जाएगा। और वो ग्रामीणीकरण के कारण क्या रहेंगे वो हमें देखना है। आज तो नहीं, लेकिन मौर्योत्तर काल की क्लास में ही हमें नगरीकरण को भी समझना है, अच्छे से नगरीकरण को समझना है कि नगरीकरण, प्राथमिक, द्वितीयक नगरीकरण क्या होता है, हमें उन सब चीजों को भी देखना है। तो भारत में मौर्योत्तर काल में हमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कई राजवंशों को देखना है, जिसमें कि दक्षिणी भारत में हमें चोल, चेर, पांड्य को देखना है, और उत्तर भारत में हमें विदेशी आक्रमणकारियों को देखना है और भारतीय राजवंशों को देखना है। विदेशी आक्रमणकारी जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण आएंगे, और भारतीय राजवंशों में हमें शुंग, कर्ण, सातवाहन, वाकाटक, इक्ष्वाकु आदि हमें देखने को मिलेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो
विदेशी आक्रमणकारी थे, इनके महत्वपूर्ण राजा कौन थे, ये किस क्षेत्र से आए थे, और ये इनका महत्वपूर्ण शासक ये किस क्षेत्र से आए थे। तो सबसे पहले आप जानते रहिए कि इंडो ग्रीक या फिर हिंद यवन भी बोला जाता है, हिंद यूनानी भी बोला जाता है, ये सबसे पहले आक्रमणकारी हुए। और ये कौन से क्षेत्र से आए थे, बैक्टीरिया वाला क्षेत्र। अब बैक्टीरिया वाला जो क्षेत्र है वो आप जानते रहिए कि अफगानिस्तान और हिंद कुश की जो पश्चिमी पहाड़ियां हैं, जो कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वाला वो जो पूरा एरिया है ना अफगानिस्तान में, वो वाला एरिया जो है वो पूरा रीजन जो है बैक्टीरिया कहलाता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ वो मिनांडर था। अब मिनांडर को आप हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन आप मिलिंद को जानते होंगे। और आपने मिलिंद पन्हो नाम की एक साहित्यिक स्रोत को भी आपने सुन रखा होगा। एक साहित्यिक स्रोत है मिलिंद पन्हो। अब ये मिलिंद पन्हो क्या है, हम एक मिनट लेके समझ लेते हैं। तो जो मिलिंद पन्हो है, ये मिनांडर और मिलिंद एक ही है। मिनांडर यूनानी भाषा में या फिर ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखा, और मिलिंद जो है भारतीयों ने। तो मिलिंद जो है, मिलिंद पन्हो जो है वो एक इस संदर्भ में आप लोग समझिए कि नागसेन नाम के एक बुद्ध भिक्षु थे, बुद्ध संत थे नागसेन। और नागसेन का मिलिंद से जब वो मिले एक दूसरे से, तो इन दोनों में आपस में शास्त्रार्थ हुआ। मिलिंद ने बहुत सारे प्रश्न नागसेन से पूछे और नागसेन ने हर प्रश्न का सवाल किया। मिलिंद ने बहुत से प्रश्न पूछे, वो मिलिंद पन्हो में लिखा हुआ है। मिलिंद ने आत्मा, धर्म और इन सब से जुड़े हुए मोक्ष प्राप्ति, ये सब चीजों से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा। और जब मिलिंद ने इन प्रश्नों को पूछा तो नागसेन जो बौद्ध भिक्षु है, उन्होंने हर प्रश्न का सवाल, हर प्रश्न का जवाब दिया। और जब उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दिया तो मिलिंद उनका फैन हो गया। मिलिंद एकदम इतना उनसे प्रसन्न हुआ, इतना उनसे प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जब ये बौद्ध धर्म को अपना लिया तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि बौद्ध धर्म को किसने अपनाया, मिलिंद ने। और मिलिंद कौन है, इंडो ग्रीक शासक। इंडो ग्रीक कौन, विदेशी। तो विदेशी शासकों ने भारतीय धर्मों को अपनाया। आगे चल के हम लोग देखेंगे हेलियोडोरस ने, जो कि एक विदेशी शासक का ही राजदूत था, उसने वैष्णव धर्म को अपनाया। कई शासक शैव धर्म को अपना रहे हैं, कई शासक जैन धर्म को अपना रहे हैं, कई शासक बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो कुछ जो भी विदेशी उस समय आए, वो विदेशी भारत में आते थे और भारत में ही बस जाते थे और यहाँ के धर्म को भी अपना लेते थे, यानी वो पूर्ण रूप से भारतीय हो जाते थे। अब आगे आने वाली चर्चाओं में हम लोग इन सब चीजों को समझते रहेंगे। तो जो मिलिंद था, मिलिंद से जो वार्तालाप नागसेन का हुआ, उस वार्तालाप को, उस बातचीत को नागसेन ने आगे चलकर एक पुस्तक के रूप में लिखवा दिया। और जो पुस्तक के रूप में लिखवाया वो ही पुस्तक कहलाती है मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो, मिलिंद के क्वेश्चंस। तो हम इस चीज को समझते हैं कि मिलिंद जो था, मिलिंद पन्हो जो है, इस समय काल को जानने का एक ऐतिहासिक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है। कौन, मिलिंद पन्हो। जो दूसरे शासक थे वो थे शक। विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, शक। इंडो ग्रीक पहले आए, जो कि बैक्टीरिया वाला क्षेत्र से आए, महत्वपूर्ण शासक मिलिंद। दूसरे जो राजवंश आया वो था शक, और ये आए थे मध्य एशिया से, जिसका मुख्य शासक कौन था, रुद्रदामन। और हमने रुद्रदामन के बारे में पढ़ा है कि इसका जूनागढ़ अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में चंपू शैली में लिखा है, यानी गद्य पद, यानी पोएटिक और स्टोरी फॉर्म में दोनों में लिखा गया है। और चंपू शैली में ये संस्कृत का अभिलेख पहला है। और पहला संस्कृत का अभिलेख हमें किसका मिल रहा है, विदेशी का मिल रहा है, ना कि किसी भारतीय का। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको एक हिस्ट्री का अच्छा स्टूडेंट बनाएंगी, एक आपके प्रश्न में बहुत अच्छी चीजों को ये जोड़ सकती है अगर आप इन सब चीजों को समझते रहेंगे। देखिए, अगर आप इनको ऐसे पढ़ेंगे कि मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, मैं पूरी तरीके से राजनीति को देखना चाहता हूँ, मौर्योत्तर काल की राजनीति क्या थी, फिर गुप्तोत्तर काल की राजनीति कैसी थी, वैदिकोत्तर काल की राजनीति, और ये सब चीजें अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ नहीं। अगर आप स्टोरी की तरह इनको समझते रहेंगे कि कैसे कैसे वैदिकोत्तर काल में श्रेणियों का उद्भव होगा, इस काल में श्रेणियां बढ़ेंगी, और गुप्त काल में भी श्रेणियां हमें बहुत ऊंचाई पर देखने को मिलेंगी। और आने वाले समय में, यानी गुप्त पीरियड में, वो कई सारे प्रशासनिक पदों को भी संभालेंगी। यानी
प्रशासन में भी वो घुसेंगी। तो इसको आप ऐसे समझते रहिए कि जो हम इस समय पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल, ये पीछे से भी लिंक है और आगे भी लिंक होता चला जाएगा। तो शक आक्रमणकारी थे, मध्य एशिया से आए और रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख ये हमें देखने को मिलता है। पार्थियंस या पहलव भी बोलते हैं इनको, ये ईरान से या फारस से, पर्शिया से ये लोग आए थे और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो गोंडोफर्नीस था। इसका जो अभिलेख है वो तख्ते बही है, बहुत फेमस अभिलेख है। उसके बाद हमें कुषाण शासक देखने को मिलते हैं। कुषाण जो थे वो पश्चिमी चीन के यूची कबीले से आए थे और इन्हीं कुषाणों की देन बोल लीजिए या इन्हीं कुषाणों ने भारत में आप अभी पढ़ेंगे कि भारत में सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, नियमित रूप से इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, इनको ही श्रेय जाता है। और इन्होंने जो सिक्के चलाए वो सोने के सिक्के चलाने के क्या कारण थे, और वहीं से कोई ना कोई कारण निकल के आएगा कि हम इस मौर्योत्तर काल को गोल्डन एज बोल रहे हैं, स्वर्ण युग बोल रहे हैं, तो वहीं से एक कोई ना कोई कारण निकल के आएगा। ये कुषाण जो थे यूची कबीले से आए और इनका जो महत्वपूर्ण शासक था वो कनिष्क था, महत्वपूर्ण शासक कनिष्क। तो आप अब समझ गए होंगे कि हम लोग इस समय मौर्योत्तर काल में भारत की राजनीतिक स्थिति को समझ रहे हैं। राजनीतिक स्थिति को जब हम लोग समझ रहे हैं तो उत्तर भारत में क्या घट रहा है, यानी ऊपर के क्षेत्र में क्या घट रहा है और नीचे के क्षेत्र में क्या घट रहा है, सुदूर दक्षिण में मैंने आपको बताया चोल, चेर, पांड्य जैसे राज्य उभर के आएंगे, हमें ये देखने को मिलेंगे। और उत्तर भारत में हमें विदेशी आक्रमणकारी देखने को मिल रहे हैं और हमें कुछ भारतीय राजवंश देखने को मिल रहे हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में हम लोग देख रहे थे, इसमें विदेशी आक्रमण इंडो ग्रीक है जो कि बैक्टीरिया से आए, इनका सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो है मिलिंद। दूसरा हमने देखा शक जो कि मध्य एशिया से आए, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो रुद्रदामन। उसके बाद हमने पार्थियंस को देखा जो कि ईरान या फारस से आए थे, जिनका सबसे महत्वपूर्ण शासक है गोंडोफर्नीस। उसके बाद हमने कुषाण आए जो कि पश्चिमी चीन के यूची कबीले से थे और इनका महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क। अब आपको एक चीज और समझनी है, वो ये कि मौर्योत्तर काल को जब इतिहासकार स्वर्ण युग बोल रहे हैं तो इस समय विश्व में भी कई घटनाएं घट रही हैं। अब विश्व में कई सारी घटनाएं जो हुई वो ये थी, जैसे सबसे पहले आप समझिए कि ये यही समय है, यानी 200 बीसी से 300 एडी, या आप कह लीजिए 300 बीसी से 300 एडी का समय जो है, ये एक ऐसा समय है जब विश्व भर में बहुत कुछ हो रहा है। कई जगहों पे नए राजवंश उभर रहे हैं, कई जगहों पे राजवंशों को समाप्त किया जा रहा है, कई जगहों पे कई सारी चीजें हो रही हैं। तो आप जैसे कि हम देख चुके हैं मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो जो लिखी गई है वो वार्तालाप शैली में, यानी कम्युनिकेशन जो एक शैली होती है, एक बातचीत वाली शैली, यानी एक प्रश्न पूछेगा, एक सवाल पूछेगा, एक प्रश्न देगा, एक जवाब देगा, एक प्रश्न एक जवाब, इस तरीके की जो पुस्तकें होती है वो बोली जाती है वार्तालाप शैली। यानी मिलिंद ने कुछ प्रश्न करे, मिलिंद ने जैसे प्रश्न बोला आत्मा क्या है, नागसेन ने उत्तर दिया कि आत्मा ये है, आत्मा ऐसी है, उसका स्वरूप नहीं होता, इस तरीके से वो स्वतंत्र होती है। जो भी नागसेन ने जवाब दिया वो उस पुस्तक में लिखा गया, और जो उसकी शैली है, उसका जो तरीका है लिखने का, वो है वार्तालाप शैली, कम्युनिकेशन शैली। तो इस पर प्रभाव जो देखने को मिलता है हमें, प्लेटो की रिपब्लिक का प्रभाव हमें इस पर देखने को मिलता है। यानी प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो भी वार्तालाप शैली में ही है, यानी प्लेटो भी कुछ जवाब पूछे जाते हैं, प्लेटो उनका जवाब देता है, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं प्लेटो से, उसका वो जवाब देता है। तो ये जो वार्तालाप शैली का प्रभाव हम देख रहे हैं प्लेटो की, ऐसे ही कई तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, जो आप कह लीजिए ग्रीक या यूनान में और यूरोप में कुछ घटनाएं हो रही हैं। वो ये है कि सबसे पहला तो यहाँ मानसून की खोज हो गई। अब मानसून क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, सिंपल फॉर्म में अगर हम समझे तो मानसून कुछ हवाएं होती हैं जो पीरियोडिकली अपनी दिशाओं को बदलती है। यानी कुछ समय मानसून की जो हवाएं होंगी वो इधर से आएंगी और कुछ समय मानसून की हवाएं यहीं से इस तरीके से जाएंगी। अब हिपालुस जो था उसने मानसूनी हवाओं की खोज करी। अब जब हिपालुस इनकी खोज कर रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये समझनी है कि मानसूनी हवाओं से सबसे फायदा जो होगा वो होगा नाविकों को, व्यापारियों को। क्यों? उन्हें यह पता लग गया कि साल के इस समय पर हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। अब जब उन्हें ये पता चल गया कि जनवरी में, एक एग्जांपल में बताता हूं कि जनवरी में
उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलती है। वो अपनी नाव लेके दक्षिण से उत्तर से निकलेंगे, क्योंकि उस समय इंजन्स नहीं थे, चप्पुओं से या हवाओं हवाओं से चलने वाली नाव उस समय होती थी। बड़े बड़े जहाज जो है पानी के, वो हवाओं से चलते थे। कुछ उसमें बहुत सारे आपने देखा होगा, कई मूवीज में देखा होगा, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में आपने देखा होगा, वो जो जहाज होते हैं वो हवाओं से चलते हैं, उनमें और कोई इंजन वगैरह नहीं होता। तो जब उन्हें ये पता है कि उत्तर से जनवरी में उत्तर से हवाएं चलेंगी, तो वो उत्तर से निकलेंगे और उत्तर से निकल के उस हवाओं के सहारों से दक्षिण में पहुंच जाएंगे। फिर उन्हें यह भी पता है कि मार्च में ये हवाएं वापस दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी, तो वो अब अपना सामान बेचकर व्यापार करके दक्षिण से वापस अपने क्षेत्र, अपने देश की ओर, उत्तर की ओर चले जाएंगे। तो मानसून का यह फायदा हुआ कि उनको रूट्स जो थे उनको पता लगे, वो आए, और ये फायदा सिर्फ उनको नहीं हुआ जिन्होंने इसको खोजा, यूरोपियंस या ग्रीक्स, उनको ही फायदा नहीं हुआ। इन सब चीजों का फायदा भारतीयों को भी हुआ और फायदा पूरे देश को, पूरे विश्व को भी हुआ। तो मानसून की खोज इस समय हो गई थी। और मानसून क्या होता है, मैंने बताया, मानसूनी पवनें होती है जो समय के साथ साथ अपनी दिशाओं को बदलती है। इसी समय हमें पेरिप्लस ऑफ द अरेथियन सी, यानी एक बुक है अरेथियन सी नाम से, पेरिप्लस ऑफ द अरेथियन सी के नाम से, जिसको अरेथियन सी मतलब लाल सागर, और यहाँ पर लाल सागर में पड़ने वाले कई बंदरगाहों के बारे में जिक्र है। आप समझ रहे हैं, अगर कोई नाविक या कोई व्यक्ति ऐसे बंदरगाहों का जिक्र कर देगा तो ये कितनी ही बड़ी बात हो जाएगी व्यापारियों के लिए कि उस फलाने देश में ऐसा बंदरगाह है, उस देश में ऐसा बंदरगाह है, उस देश में ऐसा। वो निकलेंगे एक पर्टिकुलर रूट से, ऐसे सारे बंदरगाहों को कवर करते हुए मानसून में जाएंगे, और जब मानसून लौट रहा होगा वो ऐसे करके वापस अपने देश को चले जाएंगे। तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नाविकों के लिए, व्यापारियों के लिए, मानसून की खोज। पेरिप्लस ऑफ द अरेथियन सी, टॉलमी की ज्योग्राफी, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का, और प्लेटो की पहले लिखी गई रिपब्लिक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस समय में। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, और एक चीज और समझते रहिए कि जो ये खोजें हो रही हैं, जो नई नई खोजें हो रही हैं, जैसे हिपालुस ने मानसून की खोज करी, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का लिख रहे हैं, टॉलमी ज्योग्राफी लिख रहे हैं, पेरिप्लस ऑफ द अरेथियन सी नाम की एक पुस्तक है। तो इसमें बहुत सारा फायदा होगा नाविकों को और व्यापारियों को। अब हमें कुछ इस तरीके से समझना है कि भारत में जो राजवंश थे, हम उनको समझ लेते हैं कि भारत के जो राजवंश थे वो कैसे कैसे बदलेंगे। और क्योंकि देखिए, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स को नहीं रटेंगे। आपको लिमिटेड लिखना है, इफेक्टिव लिखना है, यानी आपके उत्तर में हर वो चीज आ जानी चाहिए जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके उत्तर में हर वो चीज आ जानी चाहिए जो प्रश्न से रिलेटेड है। आपको बहुत ज्यादा फैक्ट उसमें नहीं भरने, इसीलिए हम लोग कुछ लिमिटेड सोर्सेज को लेके चलेंगे, कुछ लिमिटेड चीजों को लेके चलेंगे, क्योंकि आपको हिस्टोरियन तो बनना नहीं है। तो लिमिटेड सोर्सेज को हम लोग लेके चलेंगे और उनको हम लोग पढ़ेंगे, और उन्हीं का प्रयोग हम लोग लगभग हर जगहों पे करेंगे। तो अब हमें देखना है कुछ भारतीय राजवंशों को। तो आप ऐसे समझते रहिए कि हम मौर्य वंश से देखते हैं, तो मौर्य वंश जो था, उस मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त कर रहे हैं, और उस वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि बृहद्रथ जो थे उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर रहे हैं, और पुष्यमित्र शुंग जो कर रहे हैं, अपने आप को एक ब्राह्मण नेता या ब्राह्मणों का एक लीडर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां पे उनको दिखा रहे हैं, और इस तरीके से उनको सहायता मिलती है उस वर्ग की, ब्राह्मण वर्ग की, और या वैदिक धर्म को मानने वाले वर्गों की। उसके बाद देवभूति जो थी शुंग वंश के आखिरी शासक, वासुदेव उनकी हत्या करता है, और कौरव वंश की स्थापना वो करता है। यानी पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया शुंग वंश बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ कौन है, मौर्य वंश के शासक थे। उसके बाद वासुदेव द्वारा स्थापित किया गया कर्ण वंश देवभूति की हत्या करके, और आंध्र में सातवाहन वंश थे। अब आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आप समझ लीजिए, कंफ्यूजन आपको आगे वाली क्लासेस में ना हो, इसलिए इस रीजन में, जो ये आंध्र वाला रीजन है, यहां पर
या आप दक्षिण भारत कह लीजिए, सुदूर दक्षिण नहीं, सुदूर दक्षिण वो केरला और तमिलनाडु वाला रीजन हो जाता है। हम यहाँ पे आंध्र वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य वंश था पहले, वो सिमुक द्वारा स्थापित किया गया और सुशामन की हत्या करके वो स्थापित किया गया। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश किसके बाद आ रहा है? कौरव वंश के बाद, जो कि सिमुक द्वारा स्थापित किया जा रहा है और सुशामन की हत्या करके उसको स्थापित कर रहा है। इनकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान या फिर पैठन भी कई जगह पे बोलते हैं ये। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये जो राजवंश है यानी आंध्र सातवाहन वंश, ये दो जगहों पे फैला हुआ है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। और आगे चलकर ये खुद में ही बट गया, आगे चल के ये खुद ही बट गया, यानी आंध्र सातवाहन वंश आगे चलकर नए वंश बनेंगे, यानी महाराष्ट्र वाले जो अपने आप को कहलाएंगे आभीर वंश और आंध्र प्रदेश वाले कहलाएंगे इक्ष्वाकु वंश। क्या आंध्र प्रदेश में या आंध्र वाले रीजन में पहले सातवाहन वंश था जिसकी स्थापना सिमुक कर रहा है सुशामन की हत्या करके, जो कि कर्ण वंश का शासक था सुशामन, उसकी हत्या हुई, सिमुक ने अपना वंश यानी आंध्र सातवाहन वंश स्थापित किया और बाद में यही आंध्र सातवाहन वंश बट गया महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। और महाराष्ट्र में जो है वो ईर्ष्यसेन स्थापना करेंगे आभीर वंश की और शिशंतमूल स्थापना करेंगे इक्ष्वाकु वंश की, जिनकी राजधानी नागार्जुनी कोंडा थी और इनका धर्म बौद्ध था। और अमरावती नागार्जुनी कोंड के स्तूपों में इन्होंने इनका एक वीर पुरुष दत्त करके इनके शासक थे, उनका बहुत अच्छा योगदान माना जाता है इन स्तूपों को बनवाने में। और आप ये समझते रहिए आभीर वंश की स्थापना ईश्वरसेन कर रहे हैं 248-49 एडी में, और कलचुरी चेदी संवत की भी यहाँ पर स्थापना में देखने को मिलती है। अब ये कलचुरी चेदी संवत क्या है, संवत क्या है, हम इसको बहुत विस्तार से समझेंगे। जो संवत होते हैं ये कैलेंडर्स होते हैं, फिलहाल आप ऐसा समझते रहिए। शासक अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए या अपने आप को ऐसा बताने के लिए कि आज से एक नया युग शुरू हुआ है क्योंकि मैं शासक बन गया हूं, मैंने राज किया है, तो वो अपने लिए एक संवत की स्थापना कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा शक संवत, मालव संवत, विक्रम संवत, ये संवत क्या होते थे हम लोग देखेंगे। तो अब आपने समझ लिया कि भारत में कैसे कैसे वंश स्थापना हो रही है। मौर्य वंश था, मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। शुंग वंश के आखिरी शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना करी। कर्ण वंश के आखिरी शासक सुशामन की हत्या करके सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश स्थापित किया। आंध्र सातवाहन वंश दो जगह फैला हुआ था, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, और बाद में आगे चल के ये अलग अलग वंश बन जाते हैं, यानी आभीर वंश और इक्ष्वाकु वंश। अब आपको यह भी समझना है कि एक और वंश हुआ करता था जिसे बोलते हैं कलिंग का चेदी वंश। इसको ऐसे समझिए कि संस्थापक जो था कलिंग चेदी वंश का वो महावेदवान थे। क्षेत्र उड़ीसा कलिंग वाला क्षेत्र था। सबसे प्रसिद्ध जो इनका शासक था वो खारवेल था और वो जैन धर्म का उपासक या जैन धर्म का फॉलोअर था। स्रोत क्या है? स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख, और हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें सर्वप्रथम नहरों का भी उल्लेख मिलता है। ये नहरों के बारे में जानने का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य, ये एक प्रीलिम्स का एक फैक्ट, आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट है कि नहरों के बारे में जो हमें सबसे पहले पता चलता है वो एक अभिलेखीय साक्ष्य में पता चलता है, यानी अभिलेखीय साक्ष्य। हाँ, एक चीज को यहाँ पे और ध्यान रखना है कि नहरों के बारे में, नदियों के बारे में या झीलों के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में भी हमें कई अभिलेखों से, जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है, लेकिन नहरों के बारे में हमें जब पहले पता चला तो वो साहित्यिक अभिलेख थे, लेकिन सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फाओं की अभिलेखों में। और ये सबसे पहला अभिलेख है, यानी नहरों के बारे में सबसे पहले हमें कहाँ पता चलता है? अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में। अब यहां पर बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे महापद्मनंद एक शासक होता था, उसने हमला किया और हमला इस क्षेत्र पर किया, फिर वो जिनसेन की प्रतिमा को उठाकर ले गया, फिर खारवेल ने उसके क्षेत्र पर हमला किया और खारवेल इस जिनसेन की प्रतिमा को वापस लेके आ गया। तो ऐसे ही हमें वहां पर कुछ स्टोरीज मिलती हैं। जैन भिक्षुओं को दान इनके द्वारा दिया जा रहा है, ऐसी हमें वहां पे चर्चाएं मिलती हैं। चोल, चेर,
पांड्यों को पराजित किया, इस तरीके की भी हमें वहां पर बातें मिलती है। कहां पर? हाथी गुम्फा अभिलेखों में। अब हमें हिंद यवन, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक एक विदेशी आक्रमणकारी को उठाएंगे। पहले हम लोग हिंद यवनों को उठाएंगे, उसके बाद शकों को उठाएंगे, उसके बाद पार्थियंस को उठाएंगे, उसके बाद कुषाणों को उठाएंगे। इनकी राजनीतिक विशेषताओं को हम लोग देखेंगे, फिर अलग से इनकी आर्थिक विशेषताओं को देखेंगे, फिर इनकी सामाजिक, इनकी धार्मिक विशेषताओं को हम लोग देखते चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे। तो हिंद यवनों के बारे में अगर हम लोग देखें तो आप ये समझते रहिए कि हिंद यवन के दो वंश एक साथ भारत में चल रहे हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लीजिए कि दो भाई हैं और अलग अलग शासन कर रहे हैं एक ही जगह पे, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों में, मतलब अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन उत्तर भारत में। तो कौन कौन से हैं? पहला जो वंश है, ये दोनों पैरेलल वंश है। ऐसा नहीं आप समझ लीजिएगा कि ये वंश कहीं और था, ये वंश कहीं और था। भारत में हिंद यूनानियों के दो वंश थे जो अलग अलग पैरेलल रूल कर रहे थे। पहला डिमेट्रियस वंश, दूसरा यूग्रेटाइट वंश। अब आप इस चीज को भी, आज इस चीज को भी क्लियर कर लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए कि जितने भी वंश होते हैं वो मुख्यतः या तो सरनेम पर होते हैं या फिर शासक के ही नाम पे हो जाते हैं। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, इस तरीके से। गुप्त वंश हम लोग देखने वाले हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इस तरीके से जो इनके सरनेम होते हैं, इन्हीं के नाम पे वंश होते हैं। तो डिमेट्रियस वंश जो है वो इनका संस्थापक कौन था? डिमेट्रियस प्रथम। तो इसी के नाम पे इसने अपना वंश रख दिया। यूक्रेटाइट वंश, तो यूक्रेटाइट वंश जो है इसका संस्थापक कौन है? यूक्रेटाइट्स खुद है। इनकी राजधानी थी, डिमेट्रियस वंश की जो राजधानी थी वो साकल श्यालकोट थी। यूक्रेटाइट वंश की जो थी तक्षशिला। सबसे प्रसिद्ध राजा जो हुए वो हमने देखा था अभी, इंडो ग्रीक के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो मिलिंद यानी मिलांडर थे। और एंड्रियालकिस किसके हैं? यूक्रेटाइट वंश के। अब एंड्रियालकिस का एक राजदूत था हेलियोडोरस, कहीं कहीं पे हेरियोडोरस भी बोला जाता है, लेकिन इन सब चीजों से नहीं आपको जूझना है कि स्पेलिंग क्या थी, स्पेलिंग क्या नहीं थी। अभी आप इसको हेलियोडोरस बोलिएगा। तो हेलियोडोरस जो था वो एंड्रियालकिस का शासक था और ये एक शुंग शासक थे, यानी भारतीय राजवंश। मैं आपको बता चुका हूं कि इसी समय पर विदेशी आक्रमणकारियों के वंश भारत में, उत्तरी भारत में राज कर रहे हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। ये जो मैप है इसमें आप एक बार इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो गंगा घाटी वाला रीजन है, यानी मगध, बिहार, उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, यहां पर भारतीय वंश शासन कर रहे हैं। और ये जो उत्तर भारत वाला, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वाला, मतलब उत्तर पश्चिमी में थोड़ा सा रीजन, जो ये वाला रीजन है उत्तर भारत वाला, इसमें कुछ विदेशी आक्रमणकारी शासन कर रहे हैं। इन विदेशी आक्रमणकारियों में जो है इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण आएंगे। और जो भारतीय राजवंश है इनमें शुंग, कर्ण, इस तरीके के, गुप्त, इस तरीके के हमें राजवंश देखने को मिलेंगे। लेकिन गुप्त इस काल के नहीं है, गुप्त आने वाले समय के हैं। फिर भी आप इसको ऐसे समझते रहिए कि जो जितने भी भारतीय राजवंश है वो मुख्यतः तो गंगा घाटी वाले रीजन में राज कर रहे हैं। उनका शासन कहां पे? गंगा घाटी। और जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हैं वो इस उत्तरी भारत में अपना राज्य कर रहे हैं। तो ये जो हेलियोडोरस है ये शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में आया था और वहां पर इसने गरुड़ स्तंभ लगाया और गरुड़ स्तंभ में इसने अपने आप को भागवत बताया, मतलब लिखवाया उसने अपने आप को गरुड़ स्तंभ में भागवत। और जो गरुड़ स्तंभ है ये वैष्णव संप्रदाय का, वैष्णव धर्म का एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत है वैष्णव धर्म को जानने के लिए। तो यहां पर अब हमें क्या पता चल रहा है? हम पहले देख चुके हैं मिलिंद को। मिलिंद ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। अब ये हेलियोडोरस क्या कर रहा है? हेलियोडोरस क्योंकि अपने आप को भागवत लिखवा रहा है और क्योंकि गरुड़ स्तंभ वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें यहां पर यह पता चलता है कि हेलियोडोरस ने वैष्णव संप्रदाय को अपना लिया, वैष्णव धर्म को अपना लिया। तो वो जो एक चर्चा मैं यहाँ पे आपको पीछे छोड़ के आया हूं वो ये थी कि देखिए जितने भी विदेशी थे ना, ये विदेशी अपने आप को भारतीय बना लेते थे। ये आते थे आक्रमणकारी की तरह, लेकिन ये धर्म अपना लेते हैं। ये यहां से बहुत सारे योग और तप की चीजों को सीखते थे। ये यहां से आर्ट एंड कल्चर को सीखेंगे, अपने यहां से लाए आर्ट एंड कल्चर को यहां पर प्रभावी बनाएंगे। मथुरा कला, गांधार कला, अमरावती कला,
मूर्तिकला यहाँ पे विकसित होंगी और उसमें हमें कुछ कुछ यूनानी चिन्ह देखने को मिल जाएंगे। यानी अमरावती में, मथुरा में और कंधार में जो कलाएं विकसित होंगी उस समय हमें यूनान का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मथुरा में पूरा का पूरा भारतीय प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसा समझते रहिए, जो विदेशी उस समय आते थे ना, ये विदेशी जब उस समय आ रहे हैं तो ये पूरे के पूरे भारतीय हो जाते थे, ये विदेशी नहीं बन के रह जाते थे। हाँ, एक विदेशी ऐसे आए जो सिर्फ विदेशी बन के रहे और विदेशियों की तरह चले भी गए, वो थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटानी सरकार। तो ये जो आए थे ना, उसका भी अलग रीजन था, वो किस नियत से आए थे, उनका मतलब क्या था, मकसद क्या था। वो विदेशी थे, विदेशी की तरह आए, विदेशी की तरह ही चले गए। लेकिन इससे पहले जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आ रहे हैं वो भारतीय बन जाते थे। मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहला संस्कृत जो अभिलेख हमें मिल रहा है, संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख, और संस्कृत क्या है, उस समय की एलिट भाषा। हमने देखा था वैदिक काल में कि संस्कृत जो थी एलिटों की भाषा थी, यानी बहुत ऊंचे लोग उसको बोला करते थे। तो संस्कृत में जो पहला हमें अभिलेखी साक्ष्य मिल रहा है वो किसी भारतीय शासक का नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है हमें विदेशी शासक। तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझते रहिए ताकि आपके जो सवाल जब आप लिखे उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो ये हेलियोडोरस था, ये मिलिंद था, ये सब क्या करते थे, ये विदेशी तो थे लेकिन भारतीय धर्म को अपना लेते थे क्योंकि शासन करना है, और फिर इनके वंशज धीरे 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 करके भारतीय ही हो गए। इसीलिए इनका नाम बोल रहा है हिंद यवन, इंडो ग्रीक। नहीं तो हम सिर्फ बोलते कि ग्रीक, क्यों नहीं बोल रहे हम लोग ग्रीक, या यूनानी क्यों नहीं बोल रहे, इसीलिए क्योंकि इनके वंशज जो थे वो भारतीय हो जाते थे। तो हेलियोडोरस जो था शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में आया था और यहाँ पर इसने गरुड़ स्तंभ यानी वैष्णव संप्रदाय का एक पुरातात्विक साक्ष्य जो महत्वपूर्ण है उसकी यहाँ पर इसने लगवाया और अपने आप को इसने भागवत उसमें बताया। तो अभी हमने देखा कि इंडो ग्रीक शासक दो थे, दो वंश इंडो ग्रीक्स के यहाँ पर थे, हिंदी यवनों के दो वंश यहाँ पर थे, डिमेट्रियस वंश, यूक्रेटाइट वंश। डिमेट्रियस वंश की स्थापना डिमेट्रियस प्रथम ने करी, यूक्रेटाइट वंश की स्थापना यूक्रेटाइट ने करी। राजधानी इनकी साकल थी डिमेट्रियस वंश की, यूक्रेटाइट वालों की तक्षशिला थी। सबसे प्रसिद्ध जो राजा था वो मिलिंद था और यूक्रेटाइट वंश का एंड्रियालकिस। अब आपको ये चीजें याद रखनी है कि मिलांडर जो है, मिलिंद जो है, इसके समय को एक पुस्तक लिखी गई जो कि नागसेन नाम के बौद्ध भिक्षु ने एक वार्तालाप शैली में पुस्तक लिखी जो कि मिलिंद पन्हो है। और ये मिलिंद पन्हो मौर्योत्तर काल को जानने का साहित्यिक स्रोत है, बहुत अच्छा। और तो और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मिलिंद पन्हो में राजनीतिक, धार्मिक और भी कई सामाजिक चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हम वहीं से पढ़कर, यानी इतिहासकार वहीं से पढ़कर रेफरेंसेस निकालते हैं कि ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। और हेलियोडोरस जो था एंड्रियालकिस का राजदूत था, वो विदिशा के दरबार में आया था। शुंग शासक भागभद्र का उसने गरुड़ स्तंभ लगाया जिसमें अपने आप को भागवत बताया। अब हमें भारतीय यूनानियों के संपर्क का जो प्रभाव हुआ वो देखना है। तो आपको एक चीज और समझाता हूं यहां पर कि जब प्रभाव होता है ना तो वो प्रभाव ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आने वाले पर प्रभाव पड़े या जहां वो आ रहा है और जो पहले से मूल जो रह रहा है व्यक्ति उस पर प्रभाव पड़े। दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी आने वाले का भी और जिसके यहां आ रहे हैं उस पर भी, यानी भारतीयों पर भी प्रभाव पड़ेगा और हिंद यूनानियों पर भी प्रभाव पड़ेगा एक दूसरे का। और इन्हीं सब चीजों से आपको मैंने पहली क्लास में, एकदम फर्स्ट क्लास में हिस्ट्री की मैंने आपको समझाया था, ये बात को मैंने बताया था कि जो कल्चर जो इवॉल्व होता है वो कभी भी कल्चर ऐसा नहीं होता कि ये हमारा पूरा पुराना कल्चर है, ये लाखों करोड़ों सालों से भी जो संस्कृति फॉलो करी जा रही है, जो कल्चर फॉलो करा जा रहा है, वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। उसमें नए तत्व ऐड ऑन, नए तत्व उसमें मिश्रित होते चले जाते हैं और वो एक नया ही तरीके का कल्चर बन जाता है। तो इंडो ग्रीक का प्रभाव भारतीयों पर तो हुआ ही, भारतीयों का प्रभाव भी इंडो ग्रीक पर हो रहा है। और वो प्रभाव क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीयों पर प्रभाव क्या पड़ा। तो भारतीयों पर कला संस्कृति के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, प्रशासन के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। हम लोग प्रशासन,
आर्थिक क्षेत्र इसको बहुत अच्छे से विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं, अलग से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल कला संस्कृति के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, ज्योतिष के क्षेत्र में, हेलेनिस्टिक आर्ट के क्षेत्र में, नाटक, साहित्य और सिक्का बनाने की कला जो थी, हमने क्या प्रभाव पड़ा सिक्का बनाने की, जो हमारी जो प्रथा थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा, हमारा जो तरीका था, हमारी जो आर्ट थी सिक्के बनाने की, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में देखें तो ज्योतिष के क्षेत्र में आप ये समझते रहिए कि यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि कुछ संहिताएं हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत है जिसमें हमें ये चर्चा मिलती है कि यद्यपि यमन बर्बर है किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के बाद वे वंदनीय हैं। क्या है मूल निर्माता, यानी ज्योतिष शास्त्र किन्होंने स्थापना करी। अब जो एस्ट्रोलॉजी थी वो किन्होंने स्थापना करी, इन इंडो ग्रीक्स ने। अब यहां पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का भी मतलब बता देता हूं। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दो शब्द है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोलीय पिंड, सेलेशियस बॉडी, यानी चांद, सूरज, तरह तरह के तारे, तरह तरह की ग्रह, इनकी मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं साइंटिफिक फील्ड में तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और इन सेलेशियस बॉडीज का, यानी इस चांद का, इस सूरज का, इन ग्रहों की मूवमेंट्स का प्रभाव इंसानी जिंदगी पर, उसके फ्यूचर पर कैसे पड़ने वाला है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। यानी एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, और एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विद्या। तो जो हिंद यवन है ये ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी के मूल निर्माता है। कहां हमें पता लगता है इसके बारे में, गार्गी संहिता। और वारामिहिर का भी एक कथन है, और वारामिहिर का कथन क्या है, वारामिहिर बोलते हैं यद्यपि यूनानी म्लेच्छ है किंतु वे ज्योतिष के विद्वान है, इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। यानी म्लेच्छ मतलब जो नहाते वाते नहीं है और गंदे रहते हैं, जंगली किस्म के रहते हैं, इस किस्म के जो लोग रहते हैं वो वैसे हैं, म्लेच्छ है। कौन, इंडो ग्रीक्स। लेकिन ये पूजनीय भी है। क्यों पूजनीय है, क्योंकि जैसे हमारे भारतीय प्राचीन ऋषि मुनि जो ज्योतिष शास्त्र को जानते थे, एस्ट्रोलॉजी को जानते थे, वैसे ही यूनानी जो है एस्ट्रोलॉजी में इनको महारत हासिल की। और इन उपरोक्त कथनों से हमें यह पता लगता है कि भारतीयों ने यह खुलकर स्वीकार किया कि ज्योतिष के क्षेत्र में उन्होंने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। अब क्या सीखा, जैसे हफ्ते के 7 दिनों का विभाजन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इनका विभाजन हमें करना है। विभिन्न ग्रहों के नाम, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला, ये सब भारतीयों ने कहां से सीखी, ये सब भारतीयों ने सीखी है यूनानियों से, हिंद यूनानियों से। अब हमने देखा कि भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, ज्योतिष के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, हमने हफ्ते के 7 दिन और ये सब चीजें उनसे हमने सीखी। अब यूनानियों पर भी तो कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भारतीयों पर ही प्रभाव पड़ा, केवल प्रभाव यूनानियों पर भी पड़ रहा है, उन विदेशियों पर भी पड़ रहा है। अब उन विदेशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप जानते हैं योग और तप ये भारत की मूल चीज है। योग और तप, हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने योग जो बनाया ये भारत का मूल है, ये भारत में ही पैदा हुआ, हमने पूरी दुनिया को सिखाया योग। तो यूनानियों ने योग और तप की क्रियाएं सीखी, और तो और भारतीय जो धर्म थे उनका प्रभाव भी हमें इन पर देखने को मिलता है। मिलिंद, हेलियोडोरस, कई शासकों पर हमें प्रभाव धर्म का देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने उस धर्म को, भारतीय धर्म को अपना लिया। बौद्ध बन गए, वैष्णव बन गए, शैव बन गए, जैन बन गए। इस तरीके से धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो भारतीयों पर प्रभाव और यूनानियों पर प्रभाव क्या हो रहा है, भारतीयों पर तो प्रभाव कला के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, ज्योतिष, हेलेनिस्टिक, नाटक, साहित्य। अभी हमें हेलेनिस्टिक, नाटक, साहित्य ये सब देखना ही है। और यूनानियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो योग और तप की क्रिया उन्होंने हमसे सीखी, हमारे धर्मों का प्रभाव उन पर पड़ा। ये जो हेलेनिस्टिक आर्ट है, हेलेनिस्टिक आर्ट को आप ऐसे समझते रहिए कि जो पहले मूर्ति कला हो रही थी, या पहले की जो आर्ट थी, पहले की जो कला थी, वो सिंगल फॉर्म में थी, 1D थी।
सिर्फ सामने बना दिया और सिर्फ सामने दिख रहा है। हेलेनिस्टिक आर्ट जो होती है, हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब होता है 3D फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी एक पूरी मूर्ति है जिसका फेस ये वाला भी दिखेगा, जिसका ये वाला फेस भी दिखेगा, जिसका ये भी दिखेगा, जिसका ऊपर भी दिखेगा, पूरा का पूरा दिख रहा है। कार्विंग उसमें बहुत फाइन होती है, बहुत महीन उसमें नक्काशी हो रही होती है। वो हम लोग कला संस्कृति वाले क्षेत्र में हम लोग देखें, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझते रहिए कि सिकंदर के बाद की जो ग्रीक कला है उसको हेलेनिस्टिक बोला जाता है। सिकंदर के बाद की कला को हेलेनिस्टिक आर्ट बोला जाता है, और इसी हेलेनिस्टिक आर्ट यानी हेलेनिस्टिक फॉर्म ऑफ आर्ट का जो विकसित रूप है या मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमें देखने को मिलेगा कनिष्क के काल में, यानी कुषाणों के काल में। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, इन कुषाणों के समय में आप ऐसे समझिए कि कनिष्क जो था इसकी 2 राजधानियां थी। कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक पेशावर, वो पुरुषपुर वाला एरिया जहां पर गंधार कला विकसित होगी, और एक मथुरा। तो मथुरा में तो आप जानते हैं कि मथुरा आपने सुना होगा, मथुरा कला, मथुरा मूर्ति कला। तो जो मथुरा मूर्ति कला है वो मथुरा में ही विकसित होगी। और ये जो मथुरा कला जो विकसित हो रही है और जो गंधार कला विकसित हो रही है, और आपने एक आर्ट और सुनी होगी, अमरावती कला। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे समझिए कि जो कनिष्क थे इनकी 2 राजधानियां थी, एक पेशावर, एक मथुरा। पेशावर जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता था, उसमें गंधार कला, और मथुरा में मथुरा मूर्ति कला। मथुरा में जो कला विकसित होगी इसका ज्यादातर प्रभाव भारतीय होगा, ज्यादातर प्रभाव भारतीय होगा। अब आप एक यहां पे और चीज को क्लियर कर लीजिए कि जब भी कोई चीज डेवलप हो रही होती है या मॉडिफाई हो रही होती है, विकसित हो रही होती है, तो या रूपांतरित हो रही होती है कोई भी चीज, वो आर्ट हो, वो कल्चर हो, वो भाषा हो, वो लिपि हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उस पर जो प्रभाव होता है वो बाहर का प्रभाव, बाह्य प्रभाव तो होता ही है, लेकिन आंतरिक प्रभाव ज्यादा होता है। क्या होता है? आंतरिक प्रभाव ज्यादा। तो जो ये मथुरा कला है या मथुरा मूर्ति कला है, इस पर ज्यादा प्रभाव दिखेगा भारत का। और क्योंकि भारत में हमें आध्यात्मिकता बहुत देखने को मिलेगी, तो यहाँ की जो मूर्तियां होंगी उसमें भी हमें आध्यात्म के गुण दिखाई देंगे। बहुत शांत मूर्तियां होंगी, उनकी जो उनका जो भाव होगा वो योग रूप में होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन जो यहाँ की मूर्तियां होंगी, यानी जो ये गंधार कला में जो मूर्तियां उत्पन्न होंगी, जो बनाई जाएंगी, उन मूर्तियों में हमें बहुत ज्यादा भौतिकता दिखाई देगी। उनमें बहुत ज्यादा हमें सुंदरता दिखाने को कोशिश की जाएगी, उनकी उनके वस्त्र दिखाने की, कार्विंग बहुत ज्यादा फाइन। हाँ, हालांकि कार्विंग मथुरा कला में भी हमें दिखेगी, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादातर जो ऐसे कह लीजिए कि ज्यादातर जो हमें यहाँ भाव दिखेंगे, भाव, जो मूर्ति के भाव, हमें मूर्ति देखकर जो हमें समझ आएगा वो हमें ये समझ आएगा कि ये मूर्ति जरूर किसी आध्यात्मिक गुरु की रही होगी या आध्यात्मिक प्रचारक की रही होगी। जबकि आप अगर यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ देखकर पता चलता रहेगा कि ये किसी राजा की मूर्ति है या किसी बड़े व्यक्ति की मूर्ति है। और जो मूर्तियां यहाँ बनी वो ही सेम मूर्तियां जब यहाँ बनेंगी तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फर्क हमें दिखेगा। तो कनिष्क के समय में हेलेनिस्टिक आर्ट का जो विकसित रूप हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 2 जगहों पे, एक पेशावर पुरुषपुर और एक मथुरा में। अब नाटकों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा नहीं है कि भारत में नाटक पहले नहीं हो रहे थे, भारत में नाटक पहले भी होते थे। स्टेज परफॉर्मेंस आप कह लीजिए, जो आज के तरीके से स्टेज परफॉर्मेंस उस समय भी होती थी। कई नाटक लिखे गए, हम गुप्त काल में उन नाटकों को पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि भारतीयों पर नाटकों का क्या प्रभाव दिखता है। तो यवनिका शब्द एक हमें दिखाई देता है, यवनिका, और यवनिका शब्द हमें पर्दे के समरूप दिखाई देता है कि यवनिका शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? पर्दे के लिए। तो जो आपने जब कोई स्टेज परफॉर्मेंस होती है तो आपने देखा होगा पहले एक पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, या काला पर्दा ऐसे करके उठ सकता है या ऐसे करके उठ सकता है, और फिर उस पर्दे के भीतर बहुत सारे आर्टिस्ट खड़े होते हैं, फिर वो अपनी आर्ट परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से जो ये यवनिका शब्द है ये पर्दे के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में या स्त्रियों में ये जो पर्दा प्रथा की शुरुआत है इसी काल से मानते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं, ये सर्वमान्य इतिहासकार नहीं है, सर्वमान्य मत नहीं है, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं। अगला हमें देखना है साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो साहित्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है, हमने पहले देखा था मिलिंद पन्हो, मिनांडर जो था, इंडो ग्रीक शासक मिनांडर जो था, उसकी एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, जो कि उसने नहीं लिखी, नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु ने लिखी है। और इनके बीच में वार्तालाप हुआ, इनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ, क्वेश्चन और आंसर हुआ, जिसमें मिलिंद ने क्वेश्चन करे, नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने जवाब दिए। बाद में नागसेन जो बौद्ध भिक्षु है, इनके वार्तालाप को, इनके शास्त्रार्थ को एक पुस्तक के फॉर्म में लिख रहा है, जो कहलाई मिलिंद पन्हो। और ये जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है, ये वार्तालाप शैली में है, एक शैली है। क्या शैली है? वार्तालाप शैली। और इस वार्तालाप शैली की जो पुस्तक लिखी गई मिलिंद पन्हो, इस पर प्रभाव दिखता है प्लेटो की रिपब्लिक का। प्लेटो एक महान चिंतक हुए, उनकी एक पुस्तक थी रिपब्लिक, जो कि इसी तरीके से लिखी गई थी। यानी प्लेटो से कुछ लोगों ने सवाल करे, प्लेटो ने उनके जवाब दिए, और उस पुस्तक को रिपब्लिक बोला जाता है। तो जिस तरीके से वो पुस्तक लिखी गई है, उसी तरीके से मिलिंद पन्हो भी लिखी गई है। आगे हमें आर्थिक क्षेत्र भी देखना है, सामाजिक क्षेत्र भी देखना है। हम लोग इंडो ग्रीक का, शक का, पार्थिव का, कुषाण का, हर एक का आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और सिक्कों पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये सब चीजें भी हमें देखनी है। फिलहाल आप इतना समझ गए होंगे कि इंडो ग्रीक शासकों का जो प्रभाव था, वो बहुत सारे क्षेत्रों पर पड़ा। दो तरीके से पड़ा, पहला भारतीयों पर प्रभाव पड़ा, और भारतीयों का प्रभाव यूनानियों पर क्या पड़ा। तो हमने देखा हिंद यूनानियों ने योग और तप की कई क्रियाएं भारतीयों से सीखी। दूसरा, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी प्रभाव दिखाई देता है भारतीयों का यूनानियों पर। वो कैसे? हमने जाना कि मिलांडर जो था, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और हेलियोडोरस जो कि इंडो ग्रीक शासक का एक प्रसिद्ध शासक हुआ, एंडियाल्किस का जो क्या था, राजदूत। और इस पर वैष्णव धर्म का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हमने इंडो ग्रीक शासकों का प्रभाव और इंडो ग्रीक शासकों पर प्रभाव राजनीतिक रूप से हमने देख लिया। इंडो ग्रीक शासकों के बारे में भी हमने काफी कुछ समझ लिया, लगभग सब चीजें जो आपके लिए जरूरी है वो देख ली हमने। कितने उनके वंश थे, पैरेलल वंश थे दो, उसमें क्या क्या प्रभाव पड़े, इस तरीके से। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए अब शक, पार्थियंस, कुषाण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।